हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। आज पॉलिटी की सेकंड क्लास है ये, जिसमें हम लोग पीटी 365 कवर कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से पॉलिटी का जो करंट अफेयर है और जो ट्रेडिशनल वाला पार्ट है उसको लेकर के चल रहे हैं, जैसा विजन आपको कंपाइल करके देता है। ठीक है, तो पहली क्लास में हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष तक तो बात कर चुके हैं। आज जो दूसरी क्लास है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आज का पहला टॉपिक होगा वो पहला टॉपिक है दल बदल रोधी कानून, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अगर समझें तो ये सुर्खियों में क्यों रहा, यानी चर्चा में क्यों रहा, तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने पति कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य 2025 बाद में तेलंगाना के 10 विधायकों से जुड़ी अयोग्यता याचिकाओं पर अध्यक्ष की दीर्घकालीन निष्क्रियता की निंदा की थी, जिस वजह से ये चर्चा में आया। ठीक है, अब दल बदल रोधी कानून के बारे में अगर समझें तो मैं शॉर्ट में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली दल बदल है क्या। ठीक है, दल बदल को अगर समझें आप, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को समझें आप, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किस माध्यम से इसको लाया गया। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कभी यूपीएससी, कभी यूपी पीएससी या कभी अदर इस तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीजें हासिल नहीं हो पाती है ना, केवल समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से एक सदस्य मान के चलिए, जो मान लीजिए कोई सांसद है, ठीक है, वो सांसद कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो इस तरीके से चीजें क्या होती थी, तो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती थी। ठीक है, और जिसकी वजह से काफी परेशानियों का समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता था। तो इसलिए ये सारी चीजें की गई। कब की गई ये भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। तो एक अमेंडमेंट किया गया, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इस संशोधन जो कि किया गया था कब, 1985 यानी 1985 में किया गया था। ठीक है, और इसी के माध्यम से क्या किया गया कि 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई, यानी ये दल बदल रोधी जो कानून है, यानी एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, वो आपकी 10वीं अनुसूची में आपको मिल जाएगा। आपने सूचियां पढ़ी होंगी। ठीक है, टोटल वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, तो आप कहेंगे सर 12 हैं। ठीक है, और वहीं आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कितनी थी, तो आप बताएंगे सर 8 थी। ठीक है, यानी कि उसके बाद जो है का 4 जो है अनुसूची जुड़ी है। ठीक है, ये पॉलिटी वाली क्लासेस में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप जाकर के वहां से क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, अब कहा जाए कि ये दल बदल रोधी जो कानून है ये है क्या, तो ये जब कोई सांसद, मान के चलिएगा, जब कोई सांसद या विधायक भी कह सकते हैं आप, ठीक है, इनकी योग्यता अयोग्यता निर्धारित करने के लिए एक कानून है, तो कब घोषित होता है, तो मान के चलिए जब अपनी पार्टी जो है छोड़ देता है। ठीक है, यानी सांसद और विधायक क्या है, अपनी पार्टी को क्या कर दे, छोड़ दे, या पार्टी के खिलाफ वोट कर दे। ठीक है, यानी कि पार्टी के खिलाफ क्या कर दे, वोट कर दे, तो क्या होगा, तब उस पर ये लॉ लागू किया जा सकता है। ठीक है, अयोग्यता कब होगी, कब अयोग्य बना दिया जाएगा उसको, कब मान लिया जाएगा अयोग्य, तो वो मान लिया जाता है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन कब होगी, तो आप कह सकते हैं जब स्वेच्छा से क्या करे, स्वेच्छा से क्या कर दे, वो पार्टी छोड़ दे।
ठीक है। दूसरा, पार्टी के जो निर्देशन है ना, जो निर्देशन है वो क्या करे, उसके खिलाफ में वोट कर दे। ठीक है, खिलाफ क्या कर दे, वोट कर दे, तब क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर स्वतंत्र सदस्य का किसी पार्टी में शामिल हो जाना, यानी कि वो किसी दल से नहीं लड़ा है, निर्दलीय के रूप में वो चुनाव लड़के आया है और वो क्या करे, किसी पार्टी का समर्थन कर ले। ठीक है, यानी कि पार्टी में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। और जब शामिल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो भी डिस्क्वालीफाई। ठीक है, कर दिया जा सकता है। और क्या हो सकता है इसमें, तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जल्दी किताबों में मिलता नहीं है। मनोनीत जो सदस्य हैं आपके, ठीक है, इनका अगर 6 माह तक, यानी 6 माह के बाद, इसको कह सकते हैं 6 माह के बाद पार्टी ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, तब क्या होगा, यही डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब इस चीज का निर्णय कौन करेगा कि किसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तो यहीं पे आप देख सकते हैं इसका निर्णय कौन करता है, तो या तो अध्यक्ष, ठीक है, या आप कह सकते हैं सभापति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जो अंतिम फैसला इसका होगा, तो जैसे स्पीकर, ठीक है, यानी स्पीकर या चेयरमैन, इनके अंतिम फैसले होंगे ये। अपवाद के स्वरूप में अगर आप देखें, क्या है अपवाद इसके, तो अपवाद में अगर आप देखें तो 2/3 सदस्य क्या करें, दूसरी पार्टी में, याद रखिएगा 2/3 सदस्य। ठीक है, पहले क्या था, इसको चेंज किया गया 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से, क्या किया गया, इसको चेंज कर दिया गया। पहले जो था 91 से पहले, इस संशोधन से पहले क्या था कि 1/3, यानी 1/3 जो सदस्य होते थे उनको मान्य कर लिया जाता था, लेकिन 91 में संशोधन किया गया, अब उसके बाद से 2/3 जो सदस्य हैं वो अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें तो अयोग्य नहीं होंगे। यह अपवाद है इसका। ठीक है, और जो इनके जो निर्णय है, यानी कि अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है, ठीक है, डिसाइड किया है जो, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, तो हाँ, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी आपके लिए, जो मैंने आपको यहाँ पे छोटे से रूप में बता दी है। ठीक है, चलिए अब इस कहानी को समझ लेते हैं कि क्या है ये कहानी। चलिए, तो दल बदल विरोधी जो कानून में उन विधि निर्माताओं को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है जो अपने राजनीतिक दल की टिकट पर निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से, ठीक है, बता दिया है, दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। ठीक है, इसे 52वें संविधान संशोधन यानी 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये सारी चीजें मैंने आपसे बात कर ली है। ठीक है, यह सदन के किसी भी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर किसी विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल के आधार पर विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है ये एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, पीठासीन अधिकारी के लिए अयोग्यता की याचिका पर निर्णय लेने हेतु किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, कोई समय सीमा नहीं है इसके लिए। ठीक है, निर्णय लेने के लिए, और अदालतें पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले पर निर्णय लेने के बाद ही हस्तक्षेप कर सकती हैं, उससे पहले हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आइए बॉक्स देख लेते हैं, बॉक्स क्या कह रहा है कि दल बदल विरोधी जो कानून है इसके अंतर्गत नेरताएं और अपवाद के रूप में देखते हैं। तो नेरता तब होती है यदि पार्टी सदस्यता छोड़ना, या इसको ऐसे देख सकते हैं कि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता क्या करता है, छोड़ देता है, या वह पार्टी व्हिप यानी कि संचेतक के विरुद्ध, यानी कि जो जिस पार्टी जो कहना चाह रही है जिस मत करने के लिए, उसके विरुद्ध जाकर के यानी मतदान करता है, या मतदान से अनुपस्थित रहता है और 15 दिनों के भीतर पार्टी द्वारा उसे क्षमा नहीं किया जाता, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य, दूसरा पॉइंट है ये, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, मैंने बता दिया है समय सीमा 6 माह है इसकी। ठीक है, तब भी क्या होगा,
डिस्क्वालीफाई। उसके बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य अपनी सीट ग्रहण करने के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तब भी क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये अब इसका अपवाद देख लेते हैं। क्या है अपवाद? यदि किसी पार्टी के 2/3 विधायक जो हैं विलय का समर्थन करते हैं, तब इसे निरर्हता या अयोग्यता नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये भी बात हम आपसे कर चुके हैं। और लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति अपनी पार्टी या दल से त्यागपत्र दे सकते हैं, निष्पक्षता के लिए और पद छोड़ने के बाद फिर से दल में शामिल हो सकते हैं। इन पर कोई ये चीजें लागू नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए कुछ नोट दिया है यहाँ पे, देख लेते हैं इसको भी। 1950 के मूल संविधान में राजनीतिक दल, याद रखिएगा मूल संविधान की बात हो रही है, राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया था। इस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया था। इसे स्पष्ट रूप से 10वीं अनुसूची के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है। तो आपसे पूछ ले, क्या मूल संविधान में राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आप कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। ये 10वीं अनुसूची के माध्यम से इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब 10वीं अनुसूची के संदर्भ में न्यायिक निर्णय देख लेते हैं। तो किहोतो होलोहन बनाम जाचेलुबाद 1992, क्या है ये? तो दल बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिए गए। ठीक है, रवि एस नायक बनाम भारत संघवाद 1994, क्या कहता है? अध्यक्ष को एक राजनीतिक व्यक्ति की बजाय एक तटस्थ निर्णायक के रूप में कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये बात था। तीसरा है कर्नाटक विधायकों की अयोग्यता से संबंधित जो बात 2020 में। ठीक है, इसमें क्या है कि संसद अध्यक्ष से अयोग्यता की शक्तियों को एक स्वतंत्र अधिकरण को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगला क्या है? केशव मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और अन्य वाद, ये भी 2020 का केस है, इसको देख लीजिए। तो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर उनके दाखिल होने की तिथि से 3 माह के समय के भीतर निर्णय किया जाना चाहिए। ये कुछ बात थी जो मैंने आपसे बात कर ली। ठीक है, ये था अपना दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ठीक है, संक्षिप्त में था लेकिन आपके बेहद काम का था। अगला पॉइंट है हमारा, अगला टॉपिक है वर्तमान सांसद या विधायक की अयोग्यता। देख लेते हैं इसको भी तेजी से। क्या है, सुर्खियों में क्यों था? तो अवैध खनन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद कर्नाटक के एक विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, और कर्नाटक के विधायक की यह अयोग्यता संविधान के अनुच्छेद 191 और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत घोषित की गई है। मैं बता दूं कि 191 जो आर्टिकल है आपका, ये आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है कि जो आपके एमएलए हैं इनकी योग्यता की बात करता है। ठीक है, यानी कि किसको अयोग्य ठहराया जाएगा। मैं भी बात करता हूं आपसे। और इसी में अगर आप देखेंगे तो एक और आर्टिकल है जो आपका 102 है, ये आपके एमपी की बात करता है। ठीक है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यानी कि सांसद की बात करता है। ठीक है, यहां दिया होगा भी, आगे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब सांसद या विधायक की अयोग्यता की बात करें तो देखिए दिया गया है यहाँ पे संवैधानिक जो प्रावधान है वो कहते हैं कि अनुच्छेद 102 जो कि आपके संसद ये जो सदस्य होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और आर्टिकल 191 में जो स्थितियां दी गई हैं यानी कि आर्टिकल 191 जो एमएलए के लिए, ठीक है, विधानसभा का जो सदस्य होता है अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये स्थितियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी स्थितियां हैं? दिया है पहला कि लाभ के पद पर होना। ठीक है, तो क्या होगा? अयोग्य ठहरा दिया जाएगा यदि सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत व्यक्ति यानी कि उसे क्या कर दिया जाए, विकृत मान लिया जाए, घोषित कर दिया जाए, तब भी क्या हो जाएगा? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, और अनुमोचित दिवालिया यानी दिवालिया घोषित हो जाए तब भी उसको बाहर कर दिया जाएगा। भारत का नागरिक ना होना, ठीक है, यानी कि वो कोई विदेशी नागरिक हो तब भी। ठीक है, और दल बदल का दोषी पाए जाने पर भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, संसद द्वारा किसी बनाए गए कानून के अंतर्गत अयोग्य भी ठहराया जा सकता है इसको। ठीक है, और ये दोनों 102 और 191 दोनों ही शर्तें लगभग सेम एज है। ठीक है, बस फर्क इतना है 102 में आपके एमपीज आते हैं और 191 में आपके एमएलए आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब बॉक्स देख लेते हैं। दोष सिद्ध के पश्चात अयोग्यता से संबंधित वर्तमान विधिक और न्यायिक संरचना
क्या है, क्या कहती है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8 का क्लॉज 3 के तहत यदि किसी विधि निर्माता को किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो वह चुनाव लड़ने या पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। आपको याद होगा राहुल गांधी जी काफी चर्चा में रहे इस मामले को लेकर के, ठीक है। अब इसमें देखें आगे, तो इसमें रिश्वत, बलात्कार, वैमनस्य फैलाना या अस्पृश्यता, भ्रष्टाचार, देशद्रोह जैसे अपराध शामिल हैं इसमें, ठीक है। यानी 2 वर्ष की उसको सजा दे दी जाए या 2 वर्ष से अधिक की सजा हो जाए तब क्या होगा, अयोग्यता, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामला जो 2013 में था, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उपर्युक्त सजा मिलने पर विधि निर्माता तुरंत अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको सजा जैसे ही मिली उसको तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे है मनोज नरूला बनाम भारत संघ 2014 का केस है ये। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करने पर कोई कानून रोक नहीं है। मंत्री नियुक्त करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को यह परामर्श दिया है कि वे ऐसे व्यक्ति को अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल करने से बचे। कानून कोई नहीं है लेकिन सलाह है ये कि प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से बचे, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। आगे है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन की जनहित याचिका यानी पीआईएल जो आई थी 2018, उसमें उच्चतम न्यायालय ने अयोग्यता के नए आधार नहीं जोड़ सकती, यानी उच्चतम न्यायालय अयोग्यता के नए आधार नहीं जोड़ सकती। और न्यायालय ने संसद को सुझाव दिया कि वह ऐसा कानून बनाए जिससे राजनीतिक दल गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की सदस्यता रद्द करें और उन्हें चुनाव टिकट न दें, ठीक है। ईपीआईएल डाली थी तो उसका ये अ, बात थी ये, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है कि हिरासत में लिए जाने पर मंत्रियों को पद से हटाना, ठीक है। देखते हैं सुर्खियों में क्यों है, क्यों चर्चा में है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में हिरासत में लिए जाने पर मंत्रियों को पद से हटाने के लिए 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया था। आपको पता होगा कि काफी संसद में इस चीज को लेकर के बवाल रहा था, ठीक है। इसमें कुछ प्रावधान थे, कौन कौन से प्रावधान थे, हालांकि इसका काफी विरोध भी हुआ था। तो देखते हैं 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो विधेयक है जो 2025 में प्रमुख इसके प्रावधानों के बारे में देखें तो पद से हटाने का आधार क्या है, किसी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यों के मंत्री को पद से हटा दिया जाएगा यदि उसे ऐसे किसी अपराध में गिरफ्तार किया या गिरफ्तार कर लिया कर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में, यानी 1 महीने अगर हिरासत में रखा जाता है जिसकी सजा 5 वर्ष या उससे अधिक हो तो क्या होगा, उसे पद से हटाने के लिए कहा जाएगा, यानी पद से हटाने के लिए वो तैयार किया जाएगा, यानी पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब इस विधेयक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1975 या अनुच्छेद आर्टिकल 75 केंद्रीय मंत्रियों के लिए प्रावधान, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके लिए प्रावधान करता है अनुच्छेद 75, और अनुच्छेद 164 यानी कि 164 राज्य मंत्रियों के लिए प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 239 का डबल ए यानी कि जो आर्टिकल 239 ए एनसीटी दिल्ली के लिए प्रावधान इसमें करता है, ठीक है। में बड़े संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ये। अब इस प्रस्ताव में देखें तो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, तो केंद्रीय मंत्री यानी प्रधानमंत्री को छोड़कर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन ऐसे मंत्री को उसके पद से हटाना होगा, ठीक है। यदि प्रधानमंत्री 31वें दिन तक कोई सलाह नहीं देता तो मंत्री स्वतः 31वें दिन पद मुक्त हो जाएगा। अगर सलाह दिया तो ठीक है, वो सलाह किस तरीके से होगी वो आप बाद की बात है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं सलाह दी तब वो 31वें दिन क्या हो जाएगा, पद मुक्त उसको करना पड़ेगा, पद उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में क्रम में। चलिए अब राज्यों के मंत्री, ये केंद्रीय मंत्री के लिए था, अब राज्यों के मंत्री के लिए देखें तो मुख्यमंत्री को छोड़कर इस मामले में भी ऊपर की तरह समान प्रावधान लागू हैं और जिसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, ठीक है। और यदि मुख्यमंत्री 31वें दिन तक सलाह नहीं देता तो मंत्री स्वतः क्या हो जाएगा, पद मुक्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दिल्ली के मामले में देख लेते हैं, ठीक है, जो कि काफी घमासान रहा था।
तो दिल्ली के मंत्री के बारे में समझें तो मुख्यमंत्री को छोड़ करके राष्ट्रपति दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रपति याद रखिएगा दिल्ली के मामले में राष्ट्रपति। अन्य राज्यों में अगर आप देख रहे थे तो वहां पे क्या था, राज्यपाल। ये पॉइंट आउट करने वाली बात है ये, ठीक है। सलाह पर मंत्री को हटाएगा। यदि मुख्यमंत्री सलाह नहीं देता तो 31वें दिन मंत्री स्वतः पदमुक्त हो जाएगा, ठीक है, ये प्रावधान था। अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जो केंद्र राज्य या दिल्ली से संबंधित बात है ये, यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे 31वें दिन तक अपना पद त्याग करना होगा। यदि वो त्याग पत्र नहीं देता है तो 31वें दिन से स्वतः पद मुक्त हो जाएगा, ठीक है, यानी किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अब पुनर्नियुक्ति पर कोई रोक नहीं, यानी कि पुनः नियुक्ति पर कोई रोक नहीं। हिरासत से रिहाई के बाद मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को फिर से अपने पद पर वापस आने की अनुमति होगी, ठीक है, यानी रिहाई के बाद रिहासत से हिरासत से जो बाहर आएगा, रिहाई होकर के आएगी तो क्या होगा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री फिर से अपने पद पर वापस होंगे, लेकिन तब तक जो 30 दिन से कम हो तभी रिहाई होगी, ठीक है। अब चलिए, अब आगे अगला टॉपिक है हमारा संसदीय समितियां। क्या कहती हैं संसदीय समितियां? सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय समितियां सरकार की विरोधी नहीं है, बल्कि सहायक और सुधारात्मक उपकरणों के रूप में कार्य करती हैं ये, और ये समितियां रचनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ऑब्वियसली, अब अगर आप कमेटी को समझें, समिति को समझें, तो मुख्य रूप से 3 भागों में आप बाँट करके देख सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँगा चीज़ों को, ठीक है? जैसा कि आपकी कमेंट की या फिर बच्चों ने कुछ पर्सनली मुझे मैसेज किए थे, तो उस वजह से मैं थोड़ा-थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है? दूसरा आपका जो देखने को आपको मिलता है, वो होती है आपकी संसदीय समिति, ठीक? और जो तीसरा है वो आप अन्य के रूप में देख सकते हैं, ठीक है? मैं बस थोड़ी-सी चर्चा करूँगा आपको कि जो मंत्रिमंडलीय समिति है, ठीक है? इसके वैसे बेसिक रूप में तो आपके प्रधानमंत्री जी ही क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कैबिनेट के मंत्री भी इनके अध्यक्ष हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर सदस्य प्रधानमंत्री हैं उसमें, तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेंगे, ठीक है? और मुख्य रूप से अभी वर्तमान में 8 कुल समितियाँ इसकी कार्यरत हैं, ठीक है? और अगर इनके सदस्यों की संख्या देखें तो 3 से लेकर के 8 सदस्य संख्या इसकी हो सकती है। मैं मंत्रिमंडलीय समिति की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और इसके जो सदस्य होते हैं सामान्यतः, मंत्रिमंडलीय समिति के जो सदस्य होते हैं सामान्यतः, ये सामान्यतः कौन होते हैं? इसके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है? सामान्यतः। और अगर वहीं पे हम इसकी बात करें, यानी कि संसदीय समिति की जो बात करें, तो संसदीय समिति वह समिति होती है जो सदन द्वारा नियुक्त या अथवा जो निर्वाचित हो, ठीक है? यानी कि जो सदन है आपका, ठीक है, इसके द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है। इसे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति हैं नामित करते हैं, ठीक है। तो जो लोकसभा के क्या हैं, अध्यक्ष या राज्यसभा के जो आपके सभापति हैं वो नामित करें, ठीक है। और जो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के जो है दिशा निर्देश में काम करें, ठीक है, क्या करें, काम करें। और जो अपनी रिपोर्ट सदन को अपना जो रिपोर्ट है ये, यानी कि ये जो संसदीय समितियां हैं, ये क्या करती हैं, ये जब अपनी रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के समीप सौंपती हैं, तो वो मुख्यतः जो संसदीय समितियों का ही ये काम होता है, ठीक है। और इसका एक सचिवालय भी होता है संसदीय समिति का, ठीक है, याद रखिएगा ये, इसका एक सचिवालय भी होता है, जिसकी व्यवस्था कौन करता है, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा की जाती है ये, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो इस संसदीय समिति को मुख्य रूप से जो आपकी संसदीय समिति है, इसको मुख्य रूप से आप 2 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला स्थायी समिति, ठीक है? और दूसरा इसको अस्थायी या तदर्थ भी बोलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना?
चलिए, धन्यवाद। अब अगर इनको और ओपन करके देखा जाए संसदीय समितियों को, तो इनके कई कार्य होते हैं। कार्य के अनुसार भी इसको डिवाइड किया जाता है। तो जैसे वित्तीय समितियां होती हैं ये, ठीक है। मैं ज्यादा डीप जाऊंगा तो फिर वही बात आने लगेगी कि वीडियो की जो लेंथ काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। जैसे वित्तीय समिति, जैसे मैं आपको कुछ नाम दे दे रहा हूँ इसमें, जैसे लोक लेखा, ठीक है, प्राक्कलन भी आप देख सकते हैं, या फिर आप जो सरकारी उपक्रम संबंधी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वित्तीय समिति होती है, ठीक है। दूसरा, विभागीय समितियां, ठीक है, विभागीय समितियां। और उसके बाद इसमें अगर नाम देखना चाहें तो विभागीय समिति में तो आप, मैं नाम बोल दे रहा हूँ, बस सुन लीजिएगा। याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आचार समिति, इस तरीके की समिति इसमें होती है, ठीक है। और वहीं अगर हम आगे इसका देखें तो जांच एवं नियंत्रण समिति, ठीक है, जिसका काम जांच और नियंत्रण करना होता है, ठीक है। वहीं अगर आप देखें आगे, तो जो क्या बोलते हैं, सदन के जो दैनिक कार्य होते हैं ना, सदन के दैनिक कार्य, तो इस प्रकार से समितियां होती हैं। जैसे इसमें भी अगर हम आप नाम जानना चाहें तो जैसे कार्य मंत्रणा समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों को संबंधी समिति होती है, नियम समिति होती है। तो इस प्रकार से इसमें कई समितियां आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और एक समिति आती है आपकी गृह कार्य समिति। इसके अंदर भी आपको कई समितियां देखने को मिल सकती हैं, जैसे सामान्य प्रयोजनों संबंधी जो समिति होती है, ग्रंथालय समिति, आवास समिति, ठीक है। तो वेतन भत्ते जो संबंधित समिति, तो इस प्रकार की कई कई सारी समितियां होती हैं, जिन समितियों के बारे में मैंने आपसे यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा की है, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। हमने इसमें चर्चा वाली बात कर ली है आपसे, और संसदीय समितियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो संसदीय समितियों को सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। ये बात आपसे कर चुके हैं। ये अध्यक्ष के दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती है। हम संसदीय समिति की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे ये सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ठीक है। और संसदीय समितियों का इतिहास ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, यानी कि ब्रिटिश से इसका संबंध है। ये समितियां अपना प्राधिकार अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त करती हैं। तो अनुच्छेद 105 में क्या है, तो सांसदों का विशेषाधिकारों से संबंधित है ये 105। और 118 क्या है, तो संसद को अपनी प्रक्रिया, कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है ये, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल से संबंधित इसका जो है समितियां इसमें जो है प्राप्त करती हैं, ठीक है। अब संसदीय समितियों के प्रकार को देखें तो मैंने आपसे जैसे अभी जस्ट जस्ट बात की थी, तदर्थ समितियां और स्थायी समितियां। तदर्थ वे समितियां होती हैं जो स्पष्ट रूप से, अस्थायी रूप से आप इनको देख सकते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित किया जाता है इनको, तदर्थ समिति को। जब ये समितियां सौंपे गए कार्य पूरा कर लेती हैं तो विघटित कर हो जाती हैं। स्थायी समिति वे समिति होती हैं जिनका नियमित क्या होता है, ये नियमित समितियां होती हैं, जैसे वित्तीय समितियां, अधीनस्थ समिति, विधान समिति, ये क्या है, स्थायी समिति हैं, इनका विघटन नहीं होता। नोट करके दिया है, कुछ देख लेते हैं क्या है। तो संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां तथा संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि क्षेत्रों में कार्यरत स्वतंत्र विनियामक संस्थाओं की समीक्षा करती हैं ये, ठीक है। चलिए, देखिए अगर मैं आपको स्लो लग रहा हूं तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, यानी कि 1.5x पे या 2x पे देख करके आप थोड़ा इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हाल ही में जो सुर्खियों में रही समितियों का जो विवरण है वो देख लेते हैं। तो प्राक्कलन समिति, इसके गठन के 75 वर्ष पूर्व हुए हैं, तो इसलिए चर्चा में हो गई। अब आपके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें देखें तो ये संसद की 3 वित्तीय समितियों में सबसे बड़ी समिति है। अन्य 2 वित्तीय समितियां सार्वजनिक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति, ठीक है। ये 3 वित्तीय समितियां हैं, इसमें ये वित्तीय समिति जो है प्राक्कलन समिति बड़ी है। अब संरचना इसमें देखें तो इसके 30 सदस्य शामिल होते हैं इसमें, जिसमें प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों से चुना जाता है।
ठीक है। और मंत्री इस समिति के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होते, यानी मंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे। अध्यक्ष इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से की जाती है, ठीक है। और कार्यकाल इसका क्या होगा, 1 वर्ष का होता है। मुख्य कार्य क्या है इसके, तो दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना और समीक्षा करना कि व्यय नीति की सीमाओं के भीतर अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये काम था आपका प्राक्कलन समिति का, ठीक है। अब दूसरी समिति है सलाहकार समिति। सलाहकार समिति के बारे में देखें तो संसदीय कार्य मंत्रालय एक प्रमुख कार्य भारत सरकार कार्य आवंटन की जो बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार नियम 1961 के तहत सलाहकार समितियों का गठन करना है, ठीक है। अब लोकसभा के बाद आवश्यकता अनुसार गठित किया जाता है। वहीं पे आगे देखें तो किसी सलाहकार समिति में न्यूनतम 10 और अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। सलाहकार समिति में 10 से लेकर के 30 सदस्य इसमें हो सकते हैं। एक सांसद केवल एक जो सलाहकार समिति यानी कंसुलेटिव कमिटी है का सदस्य हो सकता है, एक सांसद, ठीक है। और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दोनों सदनों के सांसद नामित किए जाएंगे, ठीक है। यानी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दोनों सदनों के सांसद नामित किए जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। आगे देखते हैं सुरक्षा मामलों पर समिति क्या कह रही है। अच्छा, इस समिति का उद्देश्य भी दिया हुआ है सलाहकार समिति का, तो सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर सरकार तथा सांसदों के बीच अनौपचारिक विचार विमर्श को बढ़ावा देना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। अब वही सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति देखें तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। और यह 8 मंत्रिमंडलीय समितियों में से एक है। मैंने आपसे बताया था कौन सी समिति, मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है। उन 8 समितियों में से ये एक है सुरक्षा मामलों पर समिति। जो मैं आपसे बात कर रहा था 8 समितियां जो होती हैं, अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूं तो अगर आप सुनना पसंद करें तो मैं कुछ नाम देता हूं आपको। जो नाम आपको मिलेंगे जैसे आर्थिक मामलों पर, ठीक है, जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है, और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति होती है, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति होती है, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है, आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति होती है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि जो पुनर्गठन हुआ था, अब आपने अगर नहीं पढ़ा तो आपको बहुत घबराने वाली बात है ये, मतलब आपको थोड़ी सी परेशानी होगी इस चीज में। तो पुनर्गठन 2019, तो उसके मामले में अगर आप देखें तो 2 नई समितियां इसमें दी गई। कौन कौन सी गठन किया गया 2 नई समितियों का, कौन कौन सी थी, तो निवेश और विकास पर मंत्री मंडल की समिति, निवेश और विकास, ठीक है। वहीं अगर दूसरी आप देखें तो दूसरी रोजगार और कौशल विकास पर, तो ये 2 नई समितियां जुड़ी 2019 में, इनका पुनर्गठन किया गया था तब, ठीक है। और एक समिति शायद मैं भूल रहा हूं, अच्छा, राजनीतिक मामलों वाली, ठीक है, तो उसी में से एक ये समिति है सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति। देखिए इसके बारे में, तो मैंने बताया 8 में से एक है ये। अब इसमें जो सदस्य हैं वो वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और जरूरत पड़ने पर रक्षा प्रमुखों और वरिष्ठ नौकरशाहों को भी बैठक में बुलाया जा सकता है इसमें। कार्य अगर इसके समझे तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, संरक्षा निकायों में प्रमुख नियुक्तियों संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है ये, ठीक है। अब यह आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुरक्षा चिंताओं वाले विदेशी मामलों पर चर्चा करती है। ऑब्वियसली ये सुरक्षा संबंधी मामले से जुड़ी हुई है तो सुरक्षा की सारी बातें होंगी, ठीक है। अब कैबिनेट समितियां समझें तो ये संविधानेतर समितियां हैं। इनका प्रावधान कार्य संचालन नियम 1961 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। ये संविधान से इतर हैं, संविधानेतर हैं ये, ठीक है। प्रमुख समितियों की बात करें तो राजनीतिक कार्य समिति, आर्थिक कार्य समिति, नियुक्ति समिति, ठीक है, ये की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जबकि संसदीय कार्य समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये विशेष पॉइंट था आपके लिए, थोड़ा सा याद रखने के लिए है कि संसदीय कार्य समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, रक्षा मंत्री जी करते हैं, ठीक है। चलिए अगली है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। इसके बारे में देखें तो इसकी संरचना 2 सदस्यीय समिति है ये। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और केंद्रीय गृह मंत्री एकमात्र अन्य सदस्य के रूप में शामिल होते हैं इसमें, यानी 2 लोग मिलकर के एक समिति बनती है। इसमें एक अध्यक्ष होंगे और एक सदस्य होंगे, और अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री क्या होंगे, एकमात्र सदस्य होंगे इसके, ठीक है। उत्तरदायित्व के बारे में समझें तो सचिवों
अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों जैसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करना होता है। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में शीर्ष पदों पर नियुक्ति का निर्णय लेना इस समिति का कार्य होता है। ठीक है। ये थी आपकी कुछ समितियों के बारे में बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्थानीय निकाय, अगला टॉपिक है हमारा स्थानीय निकाय। और स्थानीय निकाय में पहला पॉइंट है हमारा पंचायती उन्नति सूचकांक। जो पंचायत उन्नति सूचकांक है, तो हाल ही में क्या हुआ है कि एक जो पंचायती राज मंत्रालय है, याद रखेंगे ये कौन जारी करता है, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया है। अब इस सूचकांक के बारे में अगर आप समझें तो पहला यहाँ पे दिया है अवधारणा। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी उन्नति सूचकांक अगर पंचायत का देखें तो एक बहुक्षेत्रीय और बहुक्षेत्रीय सूचकांक है ये। ठीक है। और इसका उपयोग पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन, प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाता है। उद्देश्य देखें इसका, तो ये सूचकांक यह मापने का प्रयास करता है कि जमीनी स्तर की संस्थाएं स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को कितनी अच्छी तरह प्राप्त कर रही हैं। ठीक है। जो आपके 17 एसडीजी गोल हैं, इनको प्राप्त करने में किस तरीके से भूमिका ये निभा रही हैं। थीम समझें इसकी, तो सूचकांक स्थानीय विकास से संबंधित 9 प्रमुख थीम्स के आधार पर पंचायतों का मूल्यांकन करता है। सॉरी, ठीक है। अब 9 थीम्स हैं इसमें। ठीक है। पंचायत उन्नति सूचकांक को अगर देखें तो इसमें कुछ श्रेणियां दी गई हैं। उन श्रेणियों में अगर आप देखें तो अचीवर, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर। ठीक है। तो अचीवर में तो कोई भी इसमें जगह नहीं बना पाया है। ठीक है। आकांक्षी यानी एस्पिरेंट में देखें तो 61.2% की स्थिति इसमें आपको दिखाई देगी। और इस श्रेणी में सर्वाधिक संख्या पंचायतों ने स्थान हासिल किया है। ठीक है। और परफॉर्मर प्रदर्शनकर्ता अगर आप देखें तो काफी संख्या में पंचायतों ने मध्य स्तर की प्रगति हासिल की है इसमें। अग्रणी यानी फ्रंट रनर में देखें तो इस श्रेणी में सबसे अधिक पंचायतों का जो साथ है, गुजरात जो है शीर्ष पर है। ये पॉइंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुजरात जो है शीर्ष पर है, फ्रंट रनर यानी कि अग्रणी श्रेणी में। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा आदर्श युवा ग्राम सभा। आदर्श युवा ग्राम सभा, चलिए इसको समझते हैं। वन सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ जी। तो आदर्श युवा ग्राम सभा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से, ठीक है, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल की शुरुआत की है। अब इस आदर्श युवा ग्राम सभा के बारे में अगर समझें तो यह जन भागीदारी को मजबूत करने और छात्रों को कृत्रिम ग्राम सभा सत्रों में शामिल करके सहभागी स्थानीय शासन को बढ़ावा देने वाली एक अनूठी पहल है ये। ठीक है। एक पहल जारी की गई है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसे जवाहर नवोदय विद्यालयों यानी JNV, ठीक है, और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और राज्य सरकार के स्कूलों में लागू किया जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है। लागू किया जाएगा। आगे, अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जो जवाहर नवोदय जो विद्यालय हैं 1986 के तहत स्थापित आवासीय विद्यालय हैं। ठीक है। जो ग्रामीण बच्चों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति से निरपेक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। आगे इसमें है कि नोडल मंत्रालय इसका क्या है, शिक्षा मंत्रालय है। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, शिक्षा मंत्रालय है। अब जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं
का उद्देश्य उन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जहां 50% से अधिक एसटी आबादी यानी कि जो अनुसूचित जनजाति है और कम से कम 20,000 जनजातीय लोग रहते हों। ठीक है, तो उसके लिए उद्देश्य बनाया गया है और इसके लिए जो नोडल मंत्रालय काम करेगा वो जनजातीय मंत्रालय काम करेगा। ठीक है, चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में पहला पॉइंट है हमारा राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज देखें तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में समझें तो भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने हाल ही में अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाई है, 50वीं। ठीक है, अपनी 50वीं क्या है, स्वर्ण जयंती मनाई है। अब राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में हुई थी, ऑब्वियसली तभी आप 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अब यह गृह मंत्रालय का एक हिस्सा होता है। ठीक है, राजभाषा के बारे में समझें तो संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 343 में। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ के सभी शासकीय कार्यों और संसदीय कार्यों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ये राजभाषा अधिनियम 1963 कह रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 344 यानी 344 में राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 344 में। और 345 कहता है, यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य की राजभाषा के रूप में अधिसूचित करता है। ठीक है, तो ये थे आपके आर्टिकल 343, आर्टिकल 344, आर्टिकल 345। ठीक है, ये था आपका राजभाषा के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। देखिए, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अगर आपको न समझ में आया तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये है क्या। अगर इस संघ के बारे में आप समझें तो इसकी जो स्थापना है, ये एक बहुत विश्व का ये सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय संसदीय संगठन कह सकते हैं इसको, संसदीय, जिसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपका 1889 में। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो फ्रेडरिक पासी, और दूसरे व्यक्ति जो इसमें नाम आता है वो है विलियम रैंडल स्लेमर। ठीक है, ये नाम आता है। इन दोनों ने क्या किया था, ये संस्थापक माने जाते हैं इसके। और इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर संसदीय संघ का? तो मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको पता है कि जेनेवा में है। ये कहाँ पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था इस संघ का? तो संघ का उद्देश्य था जैसे विभिन्न देशों की जो संसद है ना, उनके बीच संवाद बढ़ाना। तो जो संसद है इनके बीच में क्या था, संवाद को बढ़ाना। ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को मजबूत करना। ठीक है, और विश्व शांति और सहयोग को बढ़ाना, विश्व शांति और सहयोग को बढ़ाना। ये आप ऐड कर लिया करिए, अगर आपके पास मैगजीन है, अगर मैगजीन में पढ़ रहे हैं तो वहीं पे ये चीजें जो आपको नए पॉइंट्स मिले वो ऐड कर लिया करिए वहीं पे। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा याद भी रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए ये। ठीक है, और इसी में एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं आप, मानवाधिकार, मानवाधिकार की रक्षा करना। ठीक है, क्या भारत इसका सदस्य है? बोलिए जल्दी। हाँ, इसका भारत सदस्य है। लगभग 182 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, और भारत भी इसका क्या है, सदस्य देश है। इसके जो कार्य हैं, कार्य क्या है तो मैं बहुत तेजी से बता देता हूँ। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना, एक मंच प्रदान करना इसका, ठीक है, कार्य है। सांसदों को जो है मार्गदर्शन देना
और चुनाव या महिला सशक्तिकरण या मानवाधिकार पर काम करना इसका जो है प्रमुख कार्य है, ठीक है। और जो फोकस है इसका, मुख्य फोकस है जो, वो फोकस क्या है, तो संसद में महिला, जो संसद है ना, उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, संसद में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है। ये मुख्य बातें थी इसकी। ये जो अंतर संसदीय जो संघ है, इसकी प्रमुख बातें थी ये। अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये क्या हुआ था कि अभी ताशकंद में, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ये 150वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसलिए चर्चा में आ गया, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 150वें अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन शिखर सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। अब इसके बारे में समझें तो स्थापना इसकी मैंने बताया 1889 में, इसकी जो 1889 में इसमें सांसदों के लघु समूह में रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और मैंने वो भी बता दिया कि इसका जो है मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो संसदीय कूटनीति को बढ़ाना, विश्व स्तर पर शांति, लोकतंत्र, सतत विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है। इसमें महिला सांसदों का मंच भी शामिल है, जिसमें पिछले 40 वर्षों में से अंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं को भागीदार बनाने के लिए एक विशिष्ट वैश्विक मंच प्रदान करना है, ठीक है। और इसके जो सदस्य हैं 182 182 सदस्य देश हैं और बेलीज सबसे नया देश है, याद रखिएगा ये बेलीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बेलीज सबसे नया सदस्य है इसका, और इसके 15 एसोसिएट सदस्य हैं, ठीक है। और भारत भी इसका सदस्य देश है, मुख्यालय इसका जेनेवा में है। चलिए, आई होप सारी बातें हमने इस पे कर ली। अब कुछ सुर्खियों में रही मुख्य शब्दावलियों के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तेजी से खत्म करते हैं इसको। धन विधेयक और वित्त विधेयक पर बहस है, ये देख लेते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 117 क्लॉज 1 में कहता है कि इसमें धन विधेयक यानी कि अनुच्छेद 110, ये धन विधेयक के लिए स्पेशली है, कि विशेषताएं शामिल होती हैं और इसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 117 का क्लॉज 3 कहता है कि भारत की संचित निधि से व्यय से जुड़े विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। ये बात आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। अब वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में समझ लेते हैं। तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा विधेयक में केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है, मानना न मानना वो भी लोकसभा के ऊपर है, ठीक है। वह इससे संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती, ठीक है। कोई भी विशेष शक्ति इसके पास राज्यसभा के पास नहीं है। अब विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है ये, ठीक है। चूंकि वित्त विधेयक प्रकार 1 एक धन विधेयक ही होता है, इसलिए अनुच्छेद 108 के तहत वित्त विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति नहीं होती है। संयुक्त बैठक नहीं हो सकती किस पे, वित्त विधेयक पे, ठीक है। अब अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है ये, ठीक है। यदि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित माना जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था, ठीक है। और उसमें राज्यसभा द्वारा अनुशंसित कोई भी संशोधन शामिल नहीं होता है, ठीक है। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण बातें थी कुछ इसमें। चलिए अगला टॉपिक है हमारा गैर सरकारी विधेयक। क्या है गैर सरकारी विधेयक, तो इसको समझ लेते हैं। परिचय समझें तो संसद के जो सदस्य जो निर्वाचित या मनोनीत मंत्री नहीं होते, याद रखिएगा मंत्री नहीं है, उन्हें गैर सरकारी या प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। और इन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक को गैर सरकारी विधेयक, याद रखिएगा कोई बाहर का व्यक्ति विधेयक पास नहीं कर रहा है, उसी पार्लियामेंट का ही सदस्य जो है विधेयक को लेकर के आ रहा है, लेकिन वो मंत्री नहीं है, ठीक है। इसलिए वो गैर सरकारी विधेयक माना जाता है। अगर मंत्री लेकर के आएंगे तो वो सरकारी विधेयक माना जाता है, ठीक है। ऐसे विधेयक का मसौदा तैयार करना उस सदस्य की जिम्मेदारी होती है जो इसे संसद में प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब प्रक्रिया समझे तो गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने से 1 महीने पहले उसकी सूचना देनी होती है। 1 महीने पहले गैर सरकारी विधेयक लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। गैर सरकारी विधेयक जो है लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। यदि विधेयक प्रस्तुत करने की मंजूरी मिल जाती है तो लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को कार्यवाही के अंतिम 2.5 घंटे गैर सरकारी विधेयक पर विचार और चर्चा के लिए निर्धारित होते हैं। शुक्रवार को याद रखेंगे, ठीक है।
और राज्यसभा में ऐसे विधेयक पर विचार और चर्चा के लिए प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार यानी एक शुक्रवार के अंतराल पर को दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक 2.5 घंटे का समय निर्धारित होता है ये, ठीक है। अब भारत में पारित किया गया पहला गैर सरकारी विधेयक मुस्लिम वक्फ विधेयक 1992 था, ठीक है। इस विधेयक को सैयद मोहम्मद अहमद कामसी ने संसद में प्रस्तुत किया था। आज तक केवल 14 निजी सदस्य विधेयक ही कानून बनाए गए हैं। ऐसा अंतिम विधेयक 1970 में पारित किया गया था। चलिए अगला टॉपिक है हमारा अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित काल के लिए स्थगन देख लेते हैं इसके बारे में। तो साइनडाई एक लैटिन शब्दावली है, ठीक है, जिसका अर्थ है अगली बैठक के लिए कोई तिथि निर्धारित किए बिना ही जो है स्थगन कर दिया जाए, यानी कि अगली बैठक के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, उसको साइनडाई बोल दिया जाता है। इसका मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया गया। अब संसदीय मामले में अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अर्थ है संसद के किसी भी सत्र का समापन बिना यह निर्धारित किए करना कि अगली बैठक फिर से कब शुरू होगी, ठीक है। स्थगन की घोषणा करने का अधिकार, तो इसका स्थगन करने की घोषणा का जो अधिकार है वो पीठासीन अधिकारी करता है, ठीक है। बाद में संविधान के अनुच्छेद 85 यानी कि 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके सदन का सत्रावसान करता है। इसे जारी सत्र आधिकारिक रूप से समाप्त होता है, ठीक है। आगे है लंबित कार्यों या विधेयकों पर प्रभाव, समझ लेते हैं इसको। तो सत्रावसान वाले सदन में लंबित सभी विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो सत्रावसान वाले सदन में लंबित सभी विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिकांश अभ्यावेदन या नोटिस जैसे प्रश्न, प्रस्ताव या संकल्प समाप्त माने जाते हैं, ठीक है। उन्हें अगले सत्र में फिर से प्रस्तुत करना पड़ता है नए तरीके से, जब तक कि कोई अन्य व्यवस्था ना हो, ठीक है। कुछ मुख्य बात यह है यहाँ पे, तो संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। 6 महीने का अंतराल होता है, ये आपको पता है, उससे आगे इतना होना नहीं चाहिए, इससे आगे ऊपर नहीं होना चाहिए। और संसद के लिए 1 वर्ष में बैठक के दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। चलिए ये अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के रूप में था। अब यहाँ पे शून्यकाल के बारे में, चलिए शून्यकाल के बारे में समझते हैं। उससे पहले मैं आपको प्रश्नकाल के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। तो पहले प्रश्नकाल समझिए। प्रश्नकाल संसद की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है। ये बैठक होगी उसका पहला घंटा प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किया जाता है ये घंटा, ठीक है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और आमतौर पर मंत्री उत्तर देते हैं, ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न? तारांकित प्रश्न, अतारांकित और अल्प सूचना वाले, ठीक है। तारांकित ऐसे तारांकित जो है तो एक चिन्हित किए जाते हैं, ये इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, इसलिए इसके बाद क्या होते हैं पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब अतारांकित प्रश्न जो होते हैं इसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अल्प सूचना वाले प्रश्न, ये प्रश्न 10 दिन से कम अवधि के नोटिस पर पूछे जाते हैं और इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, ठीक है। ये थे आपके प्रश्नकाल के रूप में। चूंकि यहाँ पे अगर मैं डिस्कशन करूंगा तो ज्यादा लेंथ हो जाएगी, ठीक है, वीडियो की, इसलिए अगर आपको ये अलग से चीजें जाननी हो तो मुझे बताइएगा, मैं स्पेशली वीडियो दे दूंगा आपको पॉलिटी पे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद प्रश्नकाल के बाद आप समझते हैं हम लोग शून्यकाल को, 0 आवर को। ऐसा प्रश्नकाल और दस्तावेज प्रस्तुत करने के तुरंत बाद तथा किसी सूचीबद्ध विषय पर बहस शुरू करने से पहले की अवधि होती है ये, ठीक है। यानी कि आप मान के चलिए जैसे कि 11 बजे आपकी बैठक शुरू हुई तो 11 बजे से 12 बजे तक आपका प्रश्नकाल चल जाएगा, फिर 12 बजे से क्या हो जाएगा, शून्यकाल शुरू हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से समझने के लिए, ठीक है। समय यह दोपहर 12 बजे के आसपास शुरू होता है, इसी वजह से इसे क्या कह दिया जाता है, शून्यकाल कह दिया जाता है। अब आगे संसदीय प्रक्रिया में इस काल को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं है, संसदीय प्रक्रिया में इसका कोई औपचारिक रूप नहीं है, ठीक है। मामले उठाने की प्रक्रिया संसद सदस्यों को उस विषय का उल्लेख करते हुए नोटिस प्रस्तुत करना चाहिए जिसे वे उठाना चाहते हैं, ठीक है। पहले नोटिस देंगे फिर वो उस बात को आगे रखेंगे। अब लोकसभा अध्यक्ष या सभापति यह तय करते हैं कि किसी मामले को उठाने की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए, ये डिसाइड कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति करते हैं, ठीक है। तो शून्यकाल और प्रश्नकाल को हमने समझा। अब आगे अगला टॉपिक है हमारा
नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कार्यान्वयन मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। इसका उद्देश्य, कार्यान्वयन जो मंत्रालय है वो संसदीय कार्य मंत्रालय के रूप में आप देख सकते हैं। इसका उद्देश्य समझें तो देश के सभी 37 राज्यों, यानी कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, की विधानसभाओं की कार्य प्रणाली को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुव्यवस्थित और पेपरलेस बनाना एवं वन नेशन वन एप्लीकेशन की परिकल्पना को साकार करना है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को, ठीक है। अब तकनीकी आधार समझें इसका, तो ये एनआईसी क्लाउड मेघराज पर होस्ट किया जाता है इसको, ठीक है। और यह सदन के अध्यक्ष को सॉरी, सदन की कार्यवाही सहजता से डिजिटल रूप में संचालित करने में सक्षम बनाता है ये, ठीक है। वित्त पोषण समझे तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्रीय प्रायोजित योजना है ये, और इस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समान रूप से वित्तीय सहायता मिलती है, ठीक है। नागालैंड ऐसा पहला राज्य था जिसने नेवा को सफलतापूर्वक लागू किया है, यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड है। याद रखिएगा, ये आपसे किसी भी वनडे एग्जाम में या किसी भी पीसीएस के एग्जाम में या यूपीएससी के किसी भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे सकता है, जहां पे ये चेंज करके हो सकता है कि असम कर दे या कोई भी अन्य राज्य का नाम रख दे, ठीक है। तो ये था नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अब सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक वैधानिक कार्यकारी निकाय के बारे में हम देखते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक है हमारा इसमें लोकपाल। अब लोकपाल सुर्खियों में क्यों था, तो कार्मिक लोक शिकायत विधि न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 145वीं रिपोर्ट में लोकपाल की जांच और अभियोजन शाखाओं को जल्द से जल्द क्रियाशील करने की सिफारिश की है, ठीक है, इसलिए चर्चा में था। अब लोकपाल के बारे में समझ लेते हैं। तो इसकी स्थापना और उद्देश्य जो है, यह भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। इसे लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने तथा उन पर मुकदमा चलाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित किया गया है। प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग दोनों ने लोकपाल संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी, ठीक है। और राज्य स्तर पर लोकायुक्त का गठन किया जाता है। इसकी संरचना सभी राज्यों में एक समान नहीं होती, ठीक है। इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो सभी राज्यों में एक समान नहीं है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा आमतौर पर संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श से होता है ये, ठीक है। और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की शक्ति भारत की सभी श्रेणियों के लोक सेवकों पर लागू होती है, जिनमें केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत वे सेवक भी शामिल हैं जो भारत में या विदेश में तैनात हैं, ठीक है। अब न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष 2019 के बारे में समझें तो भारत के प्रथम ये लोकपाल थे, ठीक है। और वर्तमान में लोकपाल जो है न्यायमूर्ति ए एम खान विलकर जी हैं। कार्यकाल और पात्रता जो है पात्रता इनकी समझ लेते हैं लोकपाल जी के बारे में, ठीक है। कार्यकाल, उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो पहले होता है, यानी कि 70 वर्ष तक की आयु तक वो रह सकते हैं और या फिर 5 वर्ष तक वो रह सकते हैं, ठीक है। लोकपाल का अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। हालांकि लोकपाल का कोई सदस्य लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा, यानी कोई सदस्य है और वो सदस्य क्या होगा, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए जो है पात्र हो जाता है, ठीक है। यदि सदस्य के रूप में उसका कुल कार्य 5 वर्ष से अधिक नहीं हुआ है तो, ठीक है। लोकपाल की संरचना देख रहे, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अध्यक्ष, सदस्य, न्यायिक सदस्यता की योग्यता और नियुक्ति के बारे में समझते हैं। अध्यक्ष भारत का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई या सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है, इसके अध्यक्ष हो सकते हैं, ठीक है। सदस्य देखें तो कुल 8 सदस्य, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए
कुल सदस्यों में से न्यूनतम 50% सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति या यानी एससी या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के बीच से होनी चाहिए। ठीक है। न्यायिक सदस्यता की योग्यता की बात करें तो वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या वह किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो। ठीक है। नियुक्ति की बात करें तो एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है या किए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे समझ लेते हैं हम लोग अध्यक्ष या सदस्य हेतु योग्यताएं या निडरताएं क्या है। संसद या विधानमंडल सदस्य वह संसद या किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है। नैतिक अक्षमता के अपराध में दोष सिद्ध व्यक्ति इसमें अयोग्य हो जाएगा। ठीक है। आयु सीमा आयु अर्हता के बारे में समझें तो पदभार ग्रहण करने की तिथि पर व्यक्ति की आयु 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 45 वर्ष से वो कम नहीं होना चाहिए। किसी पंचायत या नगर पालिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। सेवा से हटाया या पदच्युत बर्खास्त किया गया व्यक्ति, ठीक है, नहीं होना चाहिए। किसी विश्वास या लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति, ठीक है, लाभ के पद पर भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। चलिए ये तो अयोग्यता की बात थी। अब लोकपाल की चयन समिति की संरचना यानी कि जो चयन करती है उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री जी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो सदस्य के रूप में काम करते हैं, ठीक है, एक अध्यक्ष होंगे, बाकी सदस्य होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता ये भी सदस्य के रूप में काम करते हैं। सीजीआई या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ये भी सदस्य के रूप में होंगे और एक प्रख्यात न्यायविद जिसे राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा ये भी एक सदस्य के रूप में होंगे। ठीक है। तो ये लोकपाल की चयन समिति की स्ट्रक्चर थी यानी संरचना थी। ठीक है। लोकपाल के दो विंग होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं जांच विंग और दूसरा अभियोजन विंग, इंक्वायरी विंग और अभियोजन विंग। इनको समझते हैं। तो जांच विंग को अगर देखें तो इसका जो उद्देश्य है वो किसी भी लोक सेवक द्वारा किए गए ऐसे कथित भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांच करना जो भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय है। ठीक है। समय सीमा 60 दिनों के भीतर लोकपाल को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है। स्ट्रक्चर यानी संरचना समझे तो यह विंग लोकपाल के अधीन कार्यरत जांच निदेशक की अध्यक्षता में काम करेगी ये। ठीक है। और निदेशक को 3 पुलिस अधीक्षकों यानी एसपी, ठीक है, सामान्य एसपी यानी आर्थिक व बैंकिंग और एसपी यानी साइबर द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इसके पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी। ठीक है। यानी सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां इसको निहित की गई हैं। अब अभियोजन विंग को देख लेते हैं। इसका अध्यक्ष एक अभियोजन निदेशक होता है। ठीक है। अभियोजन निदेशक विशेष न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर केस का जो है केस दायर करता है। ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के संबंध में लोक सेवकों पर मुकदमा चलाएगा। ठीक है। अब लोकपाल की शक्तियों के बारे में समझ लेते हैं। क्या है शक्तियां लोकपाल की? तो जांच पर अधीक्षण, लोकपाल द्वारा सीबीआई सहित किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच के लिए प्रेषित मामलों के संबंध में उन पर निगरानी रखना और उन्हें निर्देश देना है। ठीक है। दस्तावेज की सुरक्षा को समझे तो किसी भी दस्तावेज या रिकॉर्ड की तैयारी, संरक्षण दायित्व संभालने वाले लोक सेवकों को ऐसे दस्तावेज की सुरक्षा या सार्वजनिक होने से रोकथाम के लिए उचित निर्देश जारी करना आदि शामिल होता है। ठीक है। सिविल कोर्ट की शक्तियां समझे, जो सिविल कोड की शक्तियां दी गई हैं तो इसे भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रारंभिक जांच और अन्वेषण करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। अपीलीय प्राधिकारी देखें तो ऐसे मामले में जहां निर्णय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले शामिल होते हैं वहां लोकपाल किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। ठीक है। चलिए आगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकपाल का क्षेत्राधिकार। अब क्षेत्राधिकार को समझें तो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के मंत्री या संसद सदस्य तथा समूह ABCD के तहत केंद्र सरकार के पदाधिकारी और संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्त पोषित किसी भी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और निदेशक। ठीक है। वहीं 10 लाख रुपए से अधिक का विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाली कोई भी सोसाइटी या ट्रस्ट निकाय इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं।
ठीक है, तो ये था लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में कुछ प्रमुख बातें। अब हमारा अगला टॉपिक है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। चलिए सुर्खियों में क्यों था, तो हाल ही में नए सीबीआई निदेशक के नाम की सिफारिश करने वाली एक उच्च स्तरीय समिति सर्वसम्मति बनी नहीं पाई, इसमें विफल हो गई। ठीक है, विफल हो गई, इस वजह से ये चर्चा में आ गया। अब सीबीआई के बारे में समझें तो जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है यानी कि सीबीआई है आपकी, इसकी उत्पत्ति संथानम समिति जो कि 1962 से 64 की सिफारिश पर 1963 में स्थापित की गई। ठीक है, संथानम समिति के माध्यम से। प्रशासनिक नियंत्रण इसका देखें तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इसके प्रशासनिक नियंत्रण के रूप में। वैधानिक स्थिति अगर समझे तो यह एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थान अधिनियम 1946 के तहत कार्य करता है ये। ठीक है, भूमिका समझें इसकी, तो यह भारत की प्रमुख अन्वेषण जो एजेंसी है, यह इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है ये। ठीक है, आदर्श आदर्श वाक्य यानी मोटो इनका समझे तो उद्यम, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा इनका आदर्श वाक्य है। विजन समझते हैं तो भ्रष्टाचार का मुकाबला करना, आर्थिक और हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना तथा साइबर एवं उच्च तकनीक अपराधों से निपटना इनका विजन है। ठीक है, संगठन इसका नेतृत्व एक निदेशक करते हैं जिनकी सहायता के लिए विशेष अतिरिक्त निदेशक और अन्य पुलिस अधिकारी होते हैं। ठीक है, अब निदेशक की नियुक्ति कैसे होती है, तो इनका चयन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के प्रमुख जो है मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई शामिल होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल विस्तार इनका समझे तो 2021 के अध्यादेशों यानी कि अब अधिनियम के अनुसार सीबीआई और ईडी निदेशक का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्व में ये 2 वर्ष था, पहले जो है 2 वर्ष तक इनका बढ़ाया जा सकता था, अब 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मामलों के प्रकार समझते हैं तो भ्रष्टाचार निरोधक, आर्थिक अपराध, विशेष अपराध और स्वतः संज्ञान मामले शामिल हैं। ठीक है, सीबीआई द्वारा संचालित अभियान समझते हैं तो इन्होंने 2025 में ऑपरेशन हॉक चलाया, ऑपरेशन मेघ चक्र 2022 में, ऑपरेशन कार्बन 2021 में। ये जो अभियान है मुख्यतः बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण में लिप्त वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये था कुछ सीबीआई के बारे में। अब सीबीआई के लिए राज्य की जो सहमति है, ठीक है, 2 रूपों में देख सकते हैं आप, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य का रूप देखते हैं तो सीबीआई को एक बार राज्य सरकार से सामान्य सहमति मिल जाने के बाद उसे हर मामले के लिए राज्य में प्रवेश करना या जांच हेतु अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, और वही जो आपका अधिनियम है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम की बात कर रहे थे, तो धारा 6, इस अधिनियम की धारा 6 राज्य सरकार को सीबीआई अधिकारी को सहमति देने या सहमति न देने का अधिकार प्रदान करती है। ठीक है, विशेष में क्या बात करें तो सीबीआई को हर मामले में राज्य सरकार के समक्ष आवेदन करना होगा, ये विशेष मामला है। ठीक है, विशेष परिस्थिति की। अब है अगला टॉपिक हमारा संघ लोक सेवा आयोग। चलिए सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, अब यूपीएससी के बारे में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में समझते हैं। बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, ज्यादा बताने की मुझे आवश्यकता आपको नहीं है, फिर भी जो यहाँ दिया है बस मैं उसकी चर्चा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में समझे तो ये यूपीएससी के बारे में है। इसकी उत्पत्ति, यूपीएससी भारत की केंद्रीय भर्ती संस्था है। यह भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, संरचना स्ट्रक्चर समझे तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होती है। ठीक है, न्यूनतम 50% सदस्यों के पास 10 वर्षों का सरकारी सेवा का अनुभव होना अनिवार्य होता है। ठीक है, कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो मान्य होगा। निष्कासन देखें तो इसके आधारों में दिवालियापन, ठीक है, बाहरी वैतनिक नियोजन, शारीरिक मानसिक अक्षमता और कदाचार शामिल है। कदाचार के मामले में राष्ट्रपति मामले को सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करते हैं जिसकी सलाह बाध्यकारी होती है। ठीक है, अब कदाचार में किसी सरकारी अनुबंध में हित रखना शामिल होता है। ठीक है,
निष्कासन के रूप में था। अब स्वतंत्रता के सुरक्षा उपाय के रूप में समझ लेते हैं। तो सेवा शर्तों में उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है और अध्यक्ष आगे किसी सरकारी रोजगार के लिए प्रतिबद्धित होता है। सदस्य केवल यूपीएससी अध्यक्ष या राज्य यानी कि पीएससी अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होते हैं। ठीक है, चलिए कार्य समझते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना इसका प्रमुख कार्य है। अनुरोध करने पर संयुक्त भर्ती में राज्यों की सहायता भी करना इसका एक प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग देखें तो राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है ये। आर्टिकल क्या कौन से उसमें है ये, तो अनुच्छेद 223 में, जिसे संसद के समक्ष सलाह को स्वीकार न करने के कारणों सहित यदि कोई रखा जाता है। ठीक है, यानी कि वार्षिक रिपोर्ट ये सौंपते हैं। अब है आपका अगला टॉपिक है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, चलिए समझते हैं इसको भी। तो हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इसलिए चर्चा में सुर्खियों में हो गए। ठीक है, अब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में समझें तो इसकी स्थापना 1986 टंडन समिति राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977-1981 के बीच और गृह मंत्रालय के कार्यबल 1985 की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई। मंत्रालय गृह मंत्रालय के अधीन है ये। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है इसके, तो डेटा डिपॉजिटरी, राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक है, समन्वय, प्रकाशन, इसके बारे में समझते हैं। तो डेटा डिपॉजिटरी की बात करें तो अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण का कार्य करता है ताकि जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके, जैसे यौन अपराधियों से संबंधित राष्ट्रीय डेटाबेस। ठीक है, राष्ट्रीय अभिलेखागार को देखें तो राष्ट्र भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट अभिलेखों के लिए राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली को एनसीआरबी में समन्वित किया गया है, जो एक खोज योग्य डेटाबेस प्रदान करती है। ठीक है, समन्वय समझे तो यह अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है। ठीक है, प्रकाशन, यह वार्षिक राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी प्रकाशन करता है जिसमें भारत में अपराध, भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं तथा जेल सांख्यिकी रिपोर्ट शामिल है। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट देखें तो उच्च आत्महत्या दर वाले शीर्ष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आत्महत्या दर्ज की गई हैं। इसके बाद क्रमशः सिक्किम में और केरल में दर्ज की गई हैं, यानी कि अंडमान निकोबार के बाद सिक्किम और केरल का स्थान आता है। ठीक है, शहरों में आत्महत्या की दर अखिल भारतीय आत्महत्या दर की तुलना में अधिक है। ठीक है, शहरों में आत्महत्याएं कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही हैं। कुल आत्महत्याओं में सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य 2023 में देश में आत्महत्या कुल मामलों में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। ठीक है, किसान आत्महत्या को समझे तो किसान, काश्तकार, कृषि मजदूर द्वारा सॉरी आत्महत्या का एक भी मामला दर्ज नहीं करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये ऐसे राज्य हैं जिनमें एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। किस मामले में, किसान, काश्तकार, कृषि मजदूर की आत्महत्या के मामले में। ठीक है, भारत में जेलों का प्रशासन आगे समझे तो जेल और कैदी राज्य सूची यानी कि 7वीं अनुसूची की प्रविष्ट जो 4 है के अंतर्गत आता है, यानी ये राज्य सूची के। अब केंद्र की भूमिका गृह मंत्रालय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है। ठीक है, इसमें केंद्र की ये भूमिका है। सुधारात्मक पहल देखें तो यह गृह मंत्रालय द्वारा आदर्श कारागार एवं सुधारात्मक सेवा अधिनियम 2023 जारी किया गया है। यह औपनिवेशिक काल के कानूनों को बदलने के लिए एक मार्गदर्शन ढांचे के रूप में कार्य करता है। इसमें कैदी अधिनियम 1900 और कैदी का स्थानांतरण अधिनियम 1950 के प्रावधानों को एकीकृत किया गया है। ठीक है, जेल से संबंधित न्यायिक निर्णय देखें
तो सुहास चकमा बनाम भारत संघ और अन्यवाद 2024 केस है ये। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि खुली जेलों की स्थापना करके जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने और पुनर्वास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। ठीक है, ये इनके निर्णय थे। अब हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद 1979 में इसको समझें तो उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ संबंधित मामले थे इससे। अब आगे अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, एक दो पॉइंट और बचे हुए, एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को समझें तो ये सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट की प्रत्यायन उप समिति की एक सिफारिश को चुनौती दी है, जिसमें इसके दर्जे को ए से घटाकर बी करने का प्रस्ताव किया है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, अब भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मान्यता के बारे में समझें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पहली बार 1999 में ए श्रेणी की मान्यता मिली थी और 2016 में ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट की उप समिति ने जो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था, जिसके बाद 2017 में इसे पुनः ए श्रेणी प्रदान की गई। ठीक है, अब 2023 में ह्यूमन राइट मानवाधिकार आयोग, ठीक है, की मान्यता दोबारा स्थगित कर दी गई है और वर्तमान में कर्मचारियों और नेतृत्व में विविधता की कमी तथा वंचित समूह की रक्षा के लिए अपर्याप्त कार्रवाई के कारण, ठीक है, ये जो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट है द्वारा मान्यता को स्थगित रखा गया है। ठीक है, बस कुल मिला के इतनी सी बात थी इसकी, और इसमें कुछ बातें और भी हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आपका जो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आप समझें तो ये कुछ वैश्विक संगठन की बात हो रही है, जिसमें गनहरी मैं इसको बोल दे रहा हूँ, जैसे ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट के बारे में देखें तो इसे 1993 में मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में स्थापित किया गया था और 2016 से इसे ये ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में स्थापित किया गया था, वो अब ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ठीक है, अच्छा, इसकी सदस्यता भारत सहित 120 यानी भारत भी इसका क्या है, सदस्य देश है। 2023 तक का, दिसंबर 2023 तक का ये डेटा है और भारत इसमें शामिल है, 120 सदस्य देश हैं। ठीक है, प्रत्यायन पर उप समिति की बात करें तो उप समिति के माध्यम से जो आपका ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट को पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की समीक्षा करने और उन्हें मान्यता देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए यहाँ पे कुछ एक जरूरी पॉइंट आ गया आपके लिए, पेरिस सिद्धांत, ये आपको शायद समझ में ना आए तो मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा आपको, पेरिस सिद्धांत है क्या। ठीक है, तो पेरिस सिद्धांत एक ऐसे मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, जो किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था को सही तरीके से, जो संस्था है ना, उस संस्था को सही तरीके से काम करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, दिशा निर्देश देते हैं। कब बनाइए, तो आपको पता है कि ये एक बैठक हुई थी 1991 में, कहां पे, पेरिस में, और उस बैठक में इसको तैयार किया गया था और 1993 में 1993 में इसको यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल, हिंदी में लिख दे रहा हूं, असेंबली ने इसे क्या किया, आधिकारिक मान लिया, यानी आधिकारिक रूप से इसको अपना लिया। ठीक है, अब इसके मुख्य बिंदु समझ लेते हैं।
पेरिस सिद्धांत के, ये पेरिस सिद्धांत की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं जैसे स्वतंत्रता, ठीक है, व्यापक अधिकार, बहुलता और पर्याप्त जो संसाधन है, ठीक है, और जो जवाबदेही या पारदर्शिता, कुछ ये पॉइंट इसके मुख्य बिंदु के रूप में काम करते हैं। जैसे स्वतंत्रता की अगर बात करें तो संस्था सरकार से स्वतंत्र हो, जैसे कोई संस्था है और वो संस्था जो है वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हो। व्यापक अधिकार दिए गए उसको, यानी कि मानवाधिकारों को सभी पहलुओं पर काम कर सके, व्यापक अधिकार दे दिए गए। बहुलता की अगर बात करें तो अलग अलग समाज के लोग इसमें भागीदार कर सके, ठीक है, इसलिए उसको रखा गया। पर्याप्त संसाधनों की बात करें तो सही ढंग से काम करने के लिए धन और स्टाफ का होना जरूरी था, तो पर्याप्त संसाधनों की बात कही गई। जवाबदेही बनाई गई, पारदर्शिता लाने के लिए कहा गया। तो ये कुछ उसके मुख्य पहलू थे, मुख्य बिंदु थे, ठीक है। तो ये था आपका पेरिस सिद्धांत। मैंने बहुत शॉर्ट में चर्चा की है, बस आप इसको एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पॉज करके चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको चीजें पता चल जाए कि है क्या, ठीक है। तो ये पेरिस समझौते की हमने सिद्धांतों की बात कर ली। अब इसमें क्या था कि इसकी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की समीक्षा करने और उन्हें मान्यता देने की जिम्मेदारी सौंपी गई, ठीक है। अब आगे है कि यही जो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट के जो 4 क्षेत्रीय समूहों में से प्रत्येक में से ए दर्जा प्राप्त संस्थान शामिल होता है इसमें, और 4 क्षेत्रीय समूह हैं अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और प्रशांत और यूरोप, ठीक है। ये आपके 4 क्षेत्र हैं, यानी कि एशिया और अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और प्रशांत और यूरोप, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय जो हेडक्वार्टर एससीए का जो है स्थायी पर्यवेक्षक है। यह ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट और जो एससीए के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है ये, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट के बारे में अगर समझें, काउंसिल के बारे में, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, इसके अध्यक्ष होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 5 मानद सदस्य होते हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए, और 5 पूर्णकालिक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या फिर सेवारत मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 3 अन्य सदस्य जिन्हें मानवाधिकार मामलों में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो, ठीक है। इसमें से 1 महिला अनिवार्य होगी, ये भी याद रखिएगा। और 7 मानद सदस्य जो होंगे वो कौन होंगे, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दिव्यांगजन, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी इसमें 7 मानद सदस्य शामिल होते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई। इस कानून में मानवाधिकार संरक्षण, ठीक है, संशोधन अधिनियम 2006 और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किए गए हैं ये, ठीक है। अब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम मानवाधिकारों को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करता है। ये अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में निहित हैं और भारत में अदालतों द्वारा लागू करने योग्य होते हैं, ठीक है। नियुक्ति के बारे में देखें तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं, कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति इसमें शामिल होते हैं। कार्यकाल देखें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्य दोनों पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ठीक है। पदमुक्ति की बात की जाए तो अध्यक्ष और सदस्य दोनों को उच्चतम न्यायालय के साथ परामर्श के बाद सिद्ध कदाचार, अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी शक्तियों को समझते हैं, तो इसके पास सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां हैं और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में गवाहों को समन करना, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उनकी जांच करना है, ठीक है। किसी भी दस्तावेज की मांग और जांच करना, हलफनामों के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति मांगना या गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए एक समूह भेजना शामिल है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों को देखें तो स्वतः संज्ञान लेकर के पीड़ित याचिका पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, किसी न्यायालय के समक्ष
लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी आरोप से संबंधित किसी कार्यवाही में ऐसे न्यायालय की मंजूरी हस्तक्षेप करना, कैदियों की रहने की स्थिति का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी भी जेल या संस्थान का दौरा करना, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कानून और प्रक्रिया की समीक्षा करना, आतंकवादी कृत्यों सहित उन कारकों की समीक्षा करना जो मानवाधिकार में बाधा डाल सकते हैं, ये इसके प्रमुख कार्यों के रूप में देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट के रूप में दिया है कि विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कोऑपरेशन और इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। इसे प्रत्यायन के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, 9 जून को याद रखना है, विश्व प्रत्यायन दिवस। तो चलिए आज क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।